गुड इवनिंग गाइस, इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स में आप सबका स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियोस में हम देख चुके हैं कि इन्फ्लेशन क्या होती है और डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है। आज हम बात करेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में। सबसे पहले इन्फ्लेशन को आप फिर से समझ लीजिए कि इन्फ्लेशन मीन्स परसिस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस लेवल। इन्फ्लेशन वह होती है जिसमें प्राइस लेवल जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होती है इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है वो उसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन फिर भी जो प्राइस लेवल है वो ऊपर जाने लगता है। तो वो क्यों होता है? वो होता है जब हमारी कॉस्ट में चेंज आ जाता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आने की वजह से सप्लाई जो है वो कम हो जाती है डिमांड से। तो उस टाइम जो इन्फ्लेशन होती है उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, पहले हमने दो शॉक के बारे में पढ़ा है, डिमांड शॉक और सप्लाई शॉक। जब डिमांड शॉक एब्सेंस रहता है, मतलब एग्रीगेट डिमांड में कोई चेंज नहीं आता, तब यहाँ पर सप्लाई शॉक वर्क करता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम रह जाती है एग्रीगेट डिमांड से। तो उस सिचुएशन में प्राइस बढ़ने लगते हैं और इसी को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। और ये क्यों होता है, इसके हमारे पास जो मेन 4 कारण हैं हमारे पास। फर्स्ट, पहला है ऑयल प्राइस शॉक, दूसरा है फार्म प्राइस शॉक और तीसरा है इंपोर्ट प्राइस शॉक और फोर्थ वेज पुश इन्फ्लेशन। इन सब को हम वन बाय वन देखते हैं। ऑयल प्राइस शॉक क्या होता है? देखिए, ओपेक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की। ठीक है, जो ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं। उन्होंने 1973 एंड 75 में ऑयल के प्राइस बढ़ा दिए। तो अब जो कंट्रीज़ ऑयल को इंपोर्ट करती हैं, जिनमें इंडिया भी आता है और बाकी काफ़ी कंट्रीज़ इंपोर्ट करती हैं ऑयल को, तो उनको अब ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए, क्योंकि उन्होंने प्राइस बढ़ा दिए हैं। तो जब जिन जिन इंडस्ट्रीज़ में ऑयल एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है, और एज अ फ्यूल यूज़ होता है, ठीक है, तो उनकी कॉस्ट बढ़ गई। तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाने से वो अपनी सप्लाई को कम कर देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से कम रह जाती है और प्राइस लेवल जो है वो ऊपर जाने लगते हैं। तो ये कब कब प्राइस उन्होंने चेंज किए थे? सबसे पहला उन्होंने 1973 और 75 में किए थे, उसके बाद अगेन 79 एंड 80 में, और अगेन काफ़ी टाइम उन्होंने अपने प्राइसेस को जो है बढ़ाया है, जिससे इन्फ्लेशन भी उन ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ में स्प्रीड होती जा रही थी, यानी कि बढ़ रही थी। जैसे कि 1990 में, 1999 में और 2000 में, अगेन 2003 2008 में। ठीक है, तो ये तो था हमारा ऑयल प्राइस शॉक। अब दूसरा हमारे पास आता है फार्म प्राइस शॉक। देखिए, अब अकेला ऑयल तो ऐसा चीज़ नहीं है जो कि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। कोई भी इंडस्ट्री लगा लो, कोई भी इंडस्ट्री, ठीक है, उसमें हमें अगर हम कुछ बनाना चाहते हैं तो हम उसमें रॉ मटेरियल तो यूज़ करेंगे ही। ठीक है, और रॉ मटेरियल का जो बेसिक सोर्स है, ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्टिंग की अगर बात करें, ठीक है, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। ठीक है, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिलता है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री है, चाहे वो कोई शुगर इंडस्ट्री है, चाहे वो कोई जूट या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, तो सबको जो है अपना रॉ मटेरियल जो है वो फार्म प्रोडक्शन से मिलता है। अगर हम यहाँ पर इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, तो इंडिया में एग्रीकल्चर जो है वो मेनली किसके ऊपर बेस्ड है? सबसे पहले तो वो मानसून के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, अब थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुआ है तो इरिगेशन पहुँच चुकी है, लेकिन अब भी देश में काफ़ी जगह, ठीक है, एग्रीकल्चर जो है वो मानसून के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर मानसून अच्छा नहीं होता तो फसल भी अच्छी नहीं होती। अगर फसल अच्छी नहीं होती तो मतलब सप्लाई जितनी होनी चाहिए थी उससे कम रह गई। सप्लाई कम रहने से रॉ मटेरियल की उनके प्राइस बढ़ गए। तो उनके प्राइस बढ़ने से जो इंडस्ट्रीज़ फार्म प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं, ठीक है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई तो मतलब उन्होंने अपनी सप्लाई कम कर देनी है। तो सप्लाई कम करेंगे तो फिर से एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई कम रह जाएगी और प्राइस फिर से बढ़ने लगेंगे। अब यहाँ पर एक तो जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसके प्राइस बढ़ेंगे, लेकिन फार्म प्रोडक्ट को हम भी तो सीधा मतलब डायरेक्ट कंजप्शन करते हैं, चाहे वो फूड ग्रेन हो, ठीक है,
तो हम भी तो उनको यूज़ करते हैं। तो जब उनकी सप्लाई कम रह जाएंगी तो उससे फूड इन्फ्लेशन जो हम कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, उनके प्राइस भी तो बढ़ेंगे। तो वहाँ पर एक फूड इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट भी आता है जिसमें खाने पीने की चीज़ों के प्राइस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो सिचुएशन आ चुकी हैं हमारे पास। एक तो पहले हमने ऑयल प्राइस शॉक देखा है और दूसरा देखा है फार्म प्राइस शॉक। नेक्स्ट हमारे पास है इंपोर्ट प्राइस शॉक, ठीक है। देखिए आजकल का जो टाइम है, ठीक है, आजकल का टाइम मतलब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट काफ़ी कंट्रीज़ में फॉलो होता है, ठीक है, कुछ कंट्रीज़ में फिक्स एक्सचेंज रेट भी है। मतलब आज के टाइम में जो करेंसी की जो वैल्यू है, ठीक है, वो डिमांड और मतलब सप्लाई मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जिस करेंसी की डिमांड ज़्यादा है उसके प्राइस ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब ठीक है, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, और जिसकी डिमांड कम है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादातर किसी भी करेंसी की वैल्यू हम डॉलर में देखते हैं, ठीक है। तो इसके 2-3 कारण होते हैं। कई बार क्या होता है कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो भी जानबूझकर अपनी वैल्यू को, मतलब रुपये की वैल्यू को या अपनी करेंसी की वैल्यू को, हम इंडियन गवर्नमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी टाइम अपने रुपये की वैल्यू को कम किया है। तो क्यों किया है? रुपये की वैल्यू कम करने का जो मेन मोटिव होता है गवर्नमेंट का, वो होता है एक्सपोर्ट को बढ़ाना। अब अगर रुपये की वैल्यू वो कम करते हैं, ठीक है, तो उनसे उनके एक्सपोर्ट जो हैं वो तो सस्ते हो जाते हैं और इंपोर्ट जो है वो महंगे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? देखिए, अगर हमने रुपये की वैल्यू डॉलर में कम कर दी, पहले एक डॉलर में 60 रुपये थे, अब एक डॉलर में 70 रुपये हैं, तो उससे क्या होगा? उससे जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा जो सामान है वो इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है, हम बेचेंगे तो उसके प्राइस कम होंगे। अगर प्राइस कम होंगे तो लोग उनको खरीदेंगे तो डिमांड होगी उनकी, तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। लेकिन इंपोर्ट जो है वो महंगे हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हमें पहले हम जितना पे कर रहे थे, ठीक है, उससे अब हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि पहले एक डॉलर 60 रुपये का था, अब एक डॉलर 70 रुपये का हो गया, तो वो 10 रुपये जो है हमें पर यूनिट एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे पर डॉलर के ऊपर, ठीक है। तो अब जो इंडस्ट्रीज़ बाहर से रॉ मटेरियल को या फिर इक्विपमेंट्स को, मशीनरीज़ को इंपोर्ट करती हैं, चाहे वो फॉरेन टेक्नोलॉजी हो जाए, जो भी चीज़ है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ बाहर से इंपोर्ट करती हैं, तो उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिर से बढ़ गया। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिर से बढ़ने से जो सप्लायर्स हैं उन्होंने अपनी सप्लाई को फिर से कम कर देना है, और फिर से हमारी एग्रीगेट सप्लाई जो है एग्रीगेट डिमांड से कम रह जाएगी, और जिससे प्राइस जो है वो फिर से बढ़ जाएंगे। फोर्थ हमारे पास पॉइंट आता है वेज पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। देखिए मॉडर्न टाइम में क्या है कि जो इंडस्ट्रीज़ में, मोस्टली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री में, लेकिन ज़रूरी नहीं है, अब इंडिया में भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें भी ट्रेड यूनियंस जो हैं वो काम कर रही हैं, और ट्रेड यूनियन भी स्ट्रॉन्ग टाइप वाली, ठीक है, जो मैनेजमेंट से अपनी बात को मनवा लेते हैं। नहीं तो वो उन्होंने स्ट्राइक कर देनी है और कहेंगे हम काम नहीं करेंगे, ठीक है, बंद कर देते हैं। तो किसी भी तरीके से वो अपनी शर्तों को जो है वो मनवा लेते हैं। तो अब अगर ट्रेड यूनियंस हायर वेज की डिमांड करती हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि एग्रीगेट डिमांड में थोड़ा सा चेंज आता है, यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड में थोड़ा सा चेंज आ गया, ठीक है, गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एक्सपेंडिचर किया जिससे एग्रीगेट डिमांड में थोड़ा सा चेंज आ गया, तो प्राइस लेवल स्लाइट ऊपर चला गया। तो उस सिचुएशन में जो वर्कर्स होते हैं वो हायर वेज की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। तो अगर मैनेजमेंट उनकी डिमांड को एक्सेप्ट कर लेती हैं और प्राइजेस उनको मतलब हायर वेज दे देती हैं, लेकिन बिना उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है? उस सिचुएशन में उनकी जो कॉस्ट है, इंडस्ट्री की जो कॉस्ट है, ठीक है, वो बढ़ जाएगी। बढ़ जाने से वो फिर से अपनी सप्लाई कम कर देंगे, क्योंकि उन्होंने उनकी डिमांड के ऊपर जो है उनकी वेज बढ़ाई है, उनकी प्रोडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आया था। वो पहले भी जितना सामान बना रहे थे वो अब भी उतना ही सामान बना रहे हैं, तो सप्लाई तो इंक्रीज़ हुई नहीं, लेकिन उनकी वेज जो है वो बढ़ चुकी हैं। तो उससे इंडस्ट्री की कॉस्ट जो है वो भी बढ़ गई। कॉस्ट बढ़ने से उन्होंने फिर से अपनी सप्लाई को कम कर दिया, तो सेम वही सिचुएशन, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से कम रहेगी, जिससे प्राइस जो है वो हाइयर चलेगी। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। वाई एक्सेस पर हमारा प्राइस लेवल है, एक्स एक्सेस पर हमारा एग्रीगेट आउटपुट है। एडी हमारे पास एग्रीगेट डिमांड कर्व है और SC0 हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, जो कि इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट E1 पर। प्राइस हमारे पास
डिटरमाइन हो गया P0, आउटपुट Y0। तो अब इन चारों फैक्टर्स में से कोई भी एक फैक्टर अगर उसमें चेंज आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, तो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, जिससे हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो वो शिफ्ट कर जाएगा ES1 पर, जो कि हमारे पहले वाली एग्रीगेट डिमांड को काट रहा है E2 पॉइंट पर। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें हुई हैं, एक तो इसने सप्लाई को कम कर दिया है, मतलब आउटपुट को कम कर दिया, आउटपुट को कम कर दिया, उसके साथ ही प्राइस भी बढ़ गए हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जिसमें आपके प्राइस लेवल भी बढ़ें और आपका आउटपुट भी कम हो, तो इस सिचुएशन को स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन कहते हैं। देखिए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन नॉट ओनली काज राइज इन प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन बट आल्सो ब्रिंग अबाउट फॉल इन GDP लेवल। दिस राइज इन प्राइस लेवल ऑफ इन्फ्लेशन और साइमल्टेनियसली फॉल इन GDP लेवल इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। और ये सिचुएशन इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से ज़्यादा बुरी होती है। इस सिचुएशन में आपके प्राइसेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आपके जो आउटपुट है आपकी इकोनॉमी का वो भी लगातार कम होता जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। इसको हम आगे देखेंगे कि कैसे सिचुएशन से निकला जाता है। अब नेक्स्ट, इन्फ्लेशन की हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन की थी कि इन्फ्लेशन रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच देयर इज़ परसिस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस लेवल, जिसमें प्राइस लेवल जो है वो लगातार कंटिन्यू बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस डायग्राम से देखेंगे, जिसमें हमारे पास LAS लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व और एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, ये तीनों को लेकर चलेंगे हम साथ में। ये क्यों होता है, मतलब कैसे लगातार प्राइस कैसे बढ़ेंगे? लगातार प्राइस तब बढ़ेंगे जब लगातार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है तो लगातार कॉस्ट जब इंक्रीज होती जाएगी ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ, ठीक है, तो उससे प्राइस जो है वो लगातार बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, उन चार जो हमने फैक्टर्स किए हैं, ऑयल के, फार्म के या इंपोर्ट और वेज वाले, ठीक है, तो जब उन चारों में कोई भी अगर सिंगल वन एक भी बढ़ता है तो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, जो कि सप्लाई को कम कर देगा और प्राइस लेवल को बढ़ा देगा। ठीक है, तो इनिशियली हमारी इकोनॉमी AD0 और AS 0 पर है। ठीक है, E0 हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पर P0 हमारा प्राइस है। ठीक है, ये सिंपल है। उसके बाद सप्लाई कम हो जाती है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा बढ़ गया है। उन चारों फैक्टर्स में से किसी एक में चेंज हो गया, मान लेते हैं वेज, ट्रेड यूनियन ने वेज की ज़्यादा डिमांड कर दी। ठीक है, तो उससे जो है वेजेस ज़्यादा देनी पड़ी, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया और सप्लायर्स ने फर्म्स ने अपनी सप्लाई कम कर दी, जिससे हमारा सप्लाई कर्व जो है वो ऊपर शिफ्ट हो गया SES1 पर, जो हमारी एग्रीगेट डिमांड को काट रहा है E1 पर। ठीक है, इससे हमारा आउटपुट कम हो गया Y0 से Y1 और प्राइस लेवल हमारा बढ़ गया P0 से P1। ठीक है, अब उसके बाद प्राइस बढ़ गया। ठीक है, तो उसके बाद अब एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी बढ़ेगा क्योंकि हमने ज़्यादा वेज पे की है। ठीक है, ज़्यादा वेज पे की है तो वो लोग हैं उनकी इनकम बढ़ गई है तो वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे डिमांड कर्व जो हमारा शिफ्ट हो गया AD0 पर, जो हमारे न्यू शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को E2 पॉइंट पर कर रहा है। तो इकोनॉमी हमारी वापस उसी पॉइंट पर आ चुकी है। ठीक है, प्राइस लेवल हमारा फिर से P2 पर बढ़ गया है और ये प्रोसेस लगातार चलता जाएगा जब तक उन चार फैक्टर्स में से किसी एक में भी अगर चेंज होता है, ठीक है, और उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो लगातार इंक्रीज़ होती चली जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि जैसे गवर्नमेंट होती है वो भी अपनी करेंसी की वैल्यू को जानबूझकर कम रखने की कोशिश करती है ताकि उनके एक्सपोर्ट बढ़ें। ठीक है, उन्हें फॉरेन इनकम हो, उनका फॉरेन एक्सचेंज जो रिज़र्व है वो बढ़े फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट जो है वो जानबूझकर कम रखती है अपने करेंसी की वैल्यू को। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि कैसे इस इन्फ्लेशन के जो सर्कल को रोका जाता है। ठीक है, कैसे ही कोई भी गवर्नमेंट उसको मतलब क्या क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे वो इन्फ्लेशन को रोक सके, चाहे वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो चाहे वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी